रजा बाकिर की मंतक। जाम कमाल कुर्सी बचा सकेंगे और ड्रामाई मोड़। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर के इलाके मुल्तान रोड पर आवान टाउन के करीब मशरूब बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। आग से बचने के लिए फैक्ट्री की छत से कूदने वाला शख्स जाँ बहक हो गया है। एक शख्स जख्मी। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ अमल हैं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। लाहौर का इलाका है मुल्तान रोड, जहां पर आवान टाउन के करीब मशरूब बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई है। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं, ताहम ये बताया जा रहा है कि आग से बचने के लिए फैक्ट्री की छत से कूदने वाला मजदूर जाँ बहक हो गया है। एक शख्स जख्मी होने की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां हैं जो आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रही हैं और इस वक्त आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं। लाहौर के ये मनाजिर हैं मुल्तान रोड पर मशरूब बनाने वाली फैक्ट्री में आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया है और इस वक्त आग बुझाने का अमल जारी है और फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां हैं जो आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रही हैं। ताहम अफसोसनाक बात यह है कि अपनी जान बचाने के लिए एक मजदूर छत से कूदा और वो जाँ बहक हो गया, जबकि एक शख्स के ज़ख्मी होने की इत्तलात भी मौसूल हो रही है। मनाजिर में आप देख सकते हैं कि इस वक्त आग बुझाने के अमल में फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। फायर फाइटर्स यहां पर मौजूद हैं। दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि IMF के साथ मामलात मुस्बत समत में चल रहे हैं। डील की खुशखबरी जल्द हम आपको सुनाएंगे। ऐसी डील नहीं की जाएगी जिससे मईशत को नुकसान हो। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने IMF की डील सबके सामने लाने का ऐलान कर दिया। हर रिव्यू से पहले ऐसे ही प्रोसेस होता है। अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं जहाँ पे IMF यहाँ है और हम यहाँ हैं, तो हम निगोशिएशन से और डिस्कशन से इस गैप को क्लोज करते हैं और अब ये गैप बहुत हद तक क्लोज हो गया है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो है गिव एंड टेक का, ये एक बड़ा नेचुरल प्रोसेस है। मुज़ाकरात हो रहे थे, वो मुज़ाकरात एक अच्छी तरह आगे चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द वो मुकम्मल होंगे और IMF की तरफ से ये ख़बर आएगी कि जो हमारी इनके साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होनी है वो होगी। IMF की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे पाकिस्तान का कंट्री पेज देखें और जो डील हुई है वो आपको मिल जाएगी। वबाई सूरत हाल की बात करते हैं। मुल्क में कोरोना से अमवात का सिलसिला थमने लगा। 24 घंटे के दौरान मजीद 16 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 28,328 हो गई। एक दिन में 44,334 टेस्ट किए गए। 622 अफराद में मोहलिक वबा की तशखीस हुई। कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 1.4% रही। 1,690 अफराद की हालत अब भी तशवीशनाक है। और अगर डेंगू की बात करें तो मुल्क में डेंगू के मुसलसल वार कातिल मच्छर हैदराबाद में एक और जान ले गया। इस्लामाबाद में मरीजों की तादाद 2400 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 139 मरीज अस्पताल जा पहुंचे। मुल्क भर में मच्छरों की तेज रफ्तार सेहतमंद इंसानों को करने लगे शिकार। कातिल मच्छर खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मिशन में मसरूफ एक और मरीज की जान ले ली। जाँ बहक शख्स का ताल्लुक सवाबी से है। सूबे में डेंगू से इंतकाल कर जाने वालों की तादाद 6 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 139 केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरा मरीजों की तादाद 4,504 तक जा पहुँची। सिंध में भी डेंगू सर उठाने लगा। हैदराबाद में भी एक मरीज दौरान इलाज चल बसा। वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू की तशवीशनाक सूरत हाल। मुतासरा मरीजों की तादाद 2400 हो गई। सबसे ज्यादा मरीज पिम्स अस्पताल में आने लगे। इजाफी बिस्तर लगा दिए गए। टेस्ट के लिए कतारें लग गए। T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, जिसके दूसरे वार्म अप मैच में शाहीन नाकाम हो गए। प्रोटीज ने 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से दिया गया 187 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। रोसी वैन डोरसन ने सेंचुरी दागी। और गुज़श्ता रोज़ के मैच के हवाले से बात करेंगे। साबिक क्रिकेटर सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुज़श्ता रोज़ जो मैच खेला गया, क्या समझते हैं आप, ग्रीन शर्ट्स की जानिब से क्या गलतियाँ की गई? देखें, अनफॉर्चुनेटली कि आप एक प्रैक्टिस मैच हारे हैं, लेकिन वही बात है कि हमारी कौम के जो उनसे जज्बात बहुत ज़्यादा होते हैं कि एक मैच हारने पे थोड़ा बहुत तनकीद भी की टीम पे की जा रही है और करनी भी चाहिए। मैं कहूँगा देखें, जहाँ पर आप एक मैच जीतते हैं तो थोड़ा बहुत जब आप दूसरा मैच हारें तो आपको सोचने का टाइम मिलता है कि हमने यहाँ पर क्या गलतियाँ की।
पाकिस्तान की अगर आप बॉलिंग लाइनअप से देखें तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को थोड़ा बहुत मैं कहता हूँ काम करने की स्टिल ज़रूरत है, खास करके हारिस रऊफ को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रन्स भी लीक कर रहे हैं। पाकिस्तान की बैटिंग में अगर आप देखें तो इस वक्त बाबर आजम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपके लिए आसिफ का बड़ा एक अच्छा मुझे कल लगा कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान टीम के लिए। आपको पता है कि उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन जो रिजवान है और हफीज़ भाई हैं उनको कंट्रीब्यूट यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि प्रैक्टिस मैच अर्ली है, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, आपको बैकअप करना है टीम को, लेकिन एज एन ऑलराउंड परफॉर्मेंस स्पेशली आप कहें कि जो जल अप यूनिट होता है पाकिस्तान टीम को, वो बनाना पड़ेगा और अपनी गलतियों से अपना सीखना भी पड़ेगा जो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ की। क्योंकि आपको पता है कि सबसे बड़ा जो मार्का और पहला ही T20 मैच आपका इंडिया के ख़िलाफ़ है। अगर आप उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग टीम बन के आपकी जितना बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होगा उतना ही आप पॉजिटिव वर्ल्ड कप के अंदर भी हो सकेंगे। अच्छा ओवैस, आपने हारिस रऊफ की बॉलिंग की बात की, तो काफ़ी दिनों से वो जिसे कहते हैं खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे, और गुज़िश्ता रोज़ अगर देखा जाए तो कल भी उन्होंने जो है वो रन्स दिए। लेकिन अगर बात की जाए इमाद वसीम की और स्पिनर्स की, तो वो खासा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कौन कौन से ऐसे स्पिनर्स हैं जो कि भारत के खिलाफ खेल में हिस्सा ले सकते हैं? देखिए, हारिस रऊफ की एक बात बताऊं कि जब आप यूएई कंडीशंस में खेलते हैं, आपने देखा होगा चाहे वो क्वालिफाइंग राउंड्स भी जो हो रहे हैं, जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मैं कहूँगा क्वालिफाइंग राउंड्स, बेशक वो ओमान में हो रहे हैं लेकिन कुछ इतना फ़र्क नहीं है उनकी और दुबई की विकेट्स के अंदर, यूएई की। और पहला मैच भी आपका दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अंदर है जहाँ पर टर्न नए बॉलर तो है नहीं, उनको कम से कम ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि जितना वेरिएशंस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे उतना वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इन विकेट्स पे पेस का कोई फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। और आपकी जो स्पिन बॉलिंग लाइनअप है, स्पेशली शादाब खान, क्योंकि आपके वाइस कैप्टन भी हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, लेकिन जो एक उनसे ऑलराउंड परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान टीम को चाहिए, अल्लाह करे मैं कहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड में परफॉर्म किया था, खास करके बैटिंग में और बॉलिंग में भी, अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान के लिए भी करें। क्योंकि कुछ पाकिस्तान को मैंने जैसे आपको बताया कि जो उनकी स्पिन बॉलिंग लाइनअप है पाकिस्तान को उस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि विकेट्स जो उनकी हैं स्पिनिंग ट्रैक्स हैं यहाँ पर अभी, क्योंकि मैचेस खेले नहीं गए दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अंदर, ना वर्ल्ड कप का मेन राउंड स्टार्ट हुआ है। वैसे उन पिचेस के अंदर मैंने जैसे आपको बताया था कि मॉइस्चर अपना उसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उस विकेट्स के अंदर टर्न होता है। देखने वाली बात है कि क्या विकेट्स कैसे वो बिहेव करेंगी, कैसा स्कोर वहाँ पर देखा जाएगा, क्योंकि अभी तक जो आपने देखा प्रैक्टिस मैचेस के अंदर भी तो जितनी जैसे वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम आप देखें वो 2 प्रैक्टिस मैचेस हार चुकी है और उनके बैट्समैन को खुल के खेल नहीं सके, कल अफगानिस्तान से भी हार चुके थे। तो पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है उनको स्पिन के आगे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर। और जो आपकी स्पिनर्स हैं मैं कहता हूँ जैसे शादाब खान है, उस्मान कादिर को, आई डोंट नो कि वो खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, लेकिन वैसे आप क्या समझते हैं, शादाब वाइस कप्तान तो हैं लेकिन क्या टीम में उनकी जगह बनती है बहैसियत एक स्पिनर के? भारत और पाकिस्तान के जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था उसमें तो उन्होंने युवराज सिंह की विकेट भी ली थी, अच्छी बॉलिंग की थी। आप समझते हैं कि अभी वो उस फॉर्म में? देखिए, अपना आपने एक अच्छा सवाल किया कि उनकी जगह बनती नहीं बनती, लेकिन देखिए ये चीज़ है कि अगर आप उनकी, मैं अभी बैकअप करना चाहता हूँ टीम को, ऑब्वियसली क्रिटिसाइज़ नहीं करना क्योंकि वर्ल्ड कप है, लेकिन अगर आप उनकी रीसेंट फॉर्म देखें तो ऑब्वियसली उन पर तनकीद थी कि क्या उनकी जगह बनती है, पाकिस्तान टीम में नहीं बनती, क्योंकि उनको पाकिस्तान टीम या जो शौकीन क्रिकेट है वो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देखते हैं। जो आपने इंडिया के खिलाफ, मुझे याद है जो आप बात करें, युवराज सिंह को जो आउट भी किया था, लाइक एक टर्निंग गेम था चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए। तो वही बात है, शादाब खान एक ऐसे प्लेयर है जो कि पाकिस्तान टीम को दे सकते हैं। सिर्फ ये है कि बैक इन द फॉर्म आना, उनसे बात करना। सबसे बड़ी चीज़ आपके पास इस वक्त मैं कहूँगा कि सकलैन मुश्ताक जो कि दुनिया के माने जाने स्पिनर हैं, मैथ्यू हेडन आपके पास मौजूद है जो कि एक एग्रेसिव बैट्समैन है, वो चीज़ आपको वो दे सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपको बैक इन द फॉर्म यहाँ पर आना है। लेकिन जब आप भारत के खिलाफ खेलें, जो कि आपने पिछले भी टूर्नामेंट्स मेन में देखा होगा, पाकिस्तान का हमेशा जो इशू रहा है वो ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा शैलो में चले जाते हैं। आपको एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। आप एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे तो उन पर आप प्रेशर डालेंगे, क्योंकि कल भी जितने सीनियर जो क्रिकेटर्स हैं हम उनको भी सुनते हैं, वो एक ही बात करते हैं कि जो टॉप 2 to 3 बैट्समैन इंडिया के, अगर आप उनको जल्दी आउट कर सकते हो तो आप ऑब्वियसली प्रेशर इंडिया पर डाल दोगे, क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर जो उनसे अभी भी आप 2 मैचेस में देखें तो वो एक्सपोज नहीं हुआ। वही जो वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया ने, याद होगा आपको, जो था कि उनके टॉप 2 3 बैट्समैन आके परफॉर्म करते थे, मिडिल ऑर्डर जहां पर एक्सपोज हुआ उनका ओपनिंग बैट्समैन मिडिल ऑर्डर भी फ्लॉप हो गया। तो आपको ये चीजें ज़हन में रखनी है कि हमने कितनी जल्दी आउट करना है। शादाब खान को अपना अच्छा, पता आप क्या समझते हैं ओवैस के शोएब मलिक की जो शमूलियत है वो कितनी ज़रूरी है? क्योंकि अगर देखा जाए तो शोएब मलिक बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी कर सकते हैं और स्पिन कर सकते हैं, जो कि इन विकेटों के लिए खासी जो है वो अच्छी बॉलिंग हो सकती है, और सकलैन मुश्ताक से उनका एक्शन जो है वो खासा मुमासलत भी रखता है।
देखिए, आपके पास इस वक्त अगर आप ऑलराउंडर्स की बात करें तो हफीज़ भाई और शोएब मलिक आपके पास मौजूद हैं, जो दोनों स्पिन अपना करते हैं। और ख़ास करके शोएब मलिक का देखें, आपको याद होगा, बड़ा कहा भी गया कि उनको टीम में होना चाहिए क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस स्पिन के आगे काफ़ी अच्छी है बैटिंग के अंदर, यूएई कंडीशंस में मैं कहूँगा। और मिडिल ऑर्डर ऑब्वियसली आपको एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस कैंपेनर्स के साथ आप जाते हो, लेकिन थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कि बहुत से लोग कहते हैं डिसास्ट्रस होगा कि अगर आप हफीज़ भाई और शोएब भाई को एक ही अपना टीम के अंदर रख लो मिडिल ऑर्डर के अंदर, लेकिन जो मुझे भी लगता है कि आप सीनियर कैंपेनर्स और एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर जाना चाहेंगे। लेकिन वही जो आपकी बात के देखना है कि पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है और कोचिंग स्टाफ है वो किस प्लेइंग 11 के साथ उतरती है यहाँ पर। अगर शोएब मलिक खेलते हैं, क्या वो पाकिस्तान के लिए स्पिन भी करवा सकेंगे, बॉलिंग करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, क्योंकि उनका पार्ट टाइम भी हम यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा दुनिया क्रिकेट के अंदर के जरूरी नहीं होता कि आपके जो स्ट्राइक फास्ट बॉलर्स हैं या स्ट्राइक स्पिनर्स हैं वही विकेट लें, पार्ट टाइमर भी यहाँ तक के विकेट ले सकता है। और शोएब मलिक एक फुल अपना मैं कहूँगा मेंबर है स्पिन स्क्वाड के, उन्होंने स्पिन बॉलिंग से ही अपना कैरियर का आगाज भी किया था। तो आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी, लेकिन फिर जो मैनेजमेंट है उस पर बड़ा प्रेशर होगा कि कौन सी प्लेइंग 11 इंडिया के खिलाफ और वर्ल्ड कप के अंदर आप उतारेंगे। थोड़ा बहुत मुझे थोड़ी सी मायूसी ये थी कि जब आपके प्रैक्टिस मैचेस थे आपको कोशिश ये करनी चाहिए थी कि जो आपके यंगस्टर्स हैं जैसे दहानी है, हैदर है, उनको आप लोग टीम में एटलीस्ट खिलाते, ताकि आपके पास एक ऑप्शन होता कि जैसे अब हारिस रऊफ की हम बात कर रहे हैं कि हारिस रऊफ अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो दहानी को हम टीम में डाल सकते हैं, क्योंकि ये भी एक ज़्यादती होती है कि अगर एक लड़का आपका मेन परफॉर्म ना करे और आप डायरेक्टली यंगस्टर को उठा के वर्ल्ड कप मैचेस में डाल दो तो उसकी परफॉर्मेंस और उसका जो मोराल होता है वो ऑब्वियसली डेंट होता है। तो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं, लेकिन आफ्टर ऑल टीम है, बैकअप तो इनको करना है और उम्मीद भी है इंशाल्लाह ताला, ख्वाहिश भी है कि इंडिया इस दफ़ा पाकिस्तान उसको हरा सके। ठीक है, अवेस ये बताएगा कि जैसा कि इंडिया की बैटिंग खासी स्ट्रॉन्ग समझी जाती है, तो हमारे पास वो कौन से बॉलर्स हैं जो ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं इंडिया के सामने? देखिए, आपके सबसे पहले तो स्ट्राइक फास्ट बॉलर्स हैं। मैं हमेशा हंटिंग इन पेयर्स की बात करूंगा कि शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली, इन दोनों पे तो ऑब्वियसली नज़रें सबकी हैं कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं इंडिया के खिलाफ। अपना शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा बहुत ऑफ कलर नज़र है प्रैक्टिस मैचेस में, लेकिन प्रैक्टिस मैचेस आपको पता है वार्म अप मैचेस काउंट नहीं इतने ज़्यादा होते। हसन अली थोड़ा पिछले मैच में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस इतनी नहीं रही आखिरी ओवर्स में, लेकिन सब जानते हैं कि हसन अली क्या केपेबल हैं, जो चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने किया है। कोशिश यही पाकिस्तान टीम की होनी चाहिए कि जो उनका ओपनिंग जो डिपार्टमेंट है इंडिया का, जो टॉप 2 3 4 बैट्समैन है, उनका जितना जल्दी आप उनको आउट कर सकें उतना प्रेशर उनके ऊपर डालेंगे, क्योंकि इंडिया की बैटिंग लाइनअप आपको पता है 7वें 8वें नंबर तक उनकी बैटिंग लाइनअप है और उनकी बॉलिंग भी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको टफ टाइम दे सकती है, स्पेशली आपके मिडिल ऑर्डर के अंदर। तो यहाँ पर लेकिन एक चीज़ जो हमेशा हम बात करते हैं कि देखिए, पाकिस्तान टीम को एक टीम यूनिट बन के खेलना पड़ना है। आप एक बैट्समैन बाबर आजम पे रिलाई नहीं कर सकते कि बाबर परफॉर्म करेगा तो टीम मैच जीतेगी। आपको वन मैन, आपको एक पूरी टीम बन के खेलना पड़ेगा। जलप यूनिट जो आपको 2009 ठीक है, पूरी टीम नहीं कारकर्दगी दिखानी होगी, तभी हम उम्मीदें रख सकते हैं कि भारत के खिलाफ पाकिस्तानी टीम मैच जीत सकती है। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद उवैस, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। और अब बात करेंगे डिजिटल करेंसी क्रिप्टो की मांग और अहमियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मुल्की अदालतों का क्रिप्टो करेंसी को कौमी ज़ाब्ते के तहत लाने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने भी अदालती मुआवनीन और मुताल्लिका महकमों के वकला से जवाब मांग लिया। वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद खान कहते हैं क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन के लिए कोशिशें की जा रही हैं। डिजिटल करेंसी क्रिप्टो की मांग और अहमियत में दिन ब दिन इजाफा। मुल्की अदालतों का क्रिप्टो करेंसी को कौमी ज़ाब्ते के तहत लाने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसीज की कानूनी हैसियत का जायजा लेने के लिए सिंध हुकूमत को आला सतह की कमेटी तश्कील देने का हुक्म दे दिया। तमाम मुतालिका इदारों और हुकूमती नुमाइंदों को करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। कमेटी की कार्रवाई को खुफिया रखने का भी कहा। लाहौर हाई कोर्ट में क्रिप्टो करेंसी की पाकिस्तान में कानूनी हैसियत से मुताल्लिक केस की समाअत में अदालत ने मुतालिका महकमों से क्रिप्टो करेंसी की कानूनी हैसियत से मुताल्लिक आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। जस्टिस जवाद हसन ने अदालती मुआविनीन और मुतालिका महकमों के वकला को बैठकर उसका एक हल निकालकर अदालत को आगाह करने की हिदायत की। डिजिटल करेंसी क्रिप्टो की मांग और अहमियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और गुज़िश्ता रोज़ मुल्की अदालतों ने क्रिप्टो करेंसी को कौमी ज़ाब्ते के तहत लाने का हुक्म दिया और लाहौर हाई कोर्ट ने भी अदालती मुआवनीन और मुताल्लिका महकमों के वकला से इस सिलसिले में जवाब तलब कर लिया है। और वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद खान का ये मौक़िफ़ सामने आया कि क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन के लिए कोशिशें की जा रही हैं। डिजिटल करेंसी क्रिप्टो जिसकी मांग में भी इजाफा होता जा रहा है, अहमियत में भी इजाफा होता जा रहा है। इसी सिलसिले में बात करेंगे, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इबाद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। इबाद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अदालत की जानिब से ये जो हुक्म सामने आया है इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है?
जी थैंक यू सो मच। पहली बात तो ये कि ये एक खुशआइन बात है कि इस पे फाइनली जो है तो इंस्टीट्यूशन से बात करना स्टार्ट कर दी, इस पे रेगुलेशंस की और इसको रेगुलराइज करने की बात अभी स्टार्ट हुई है। सो बहुत अच्छी बात है कि इसको हम लोग इसको हमारी जो आई मीन हाई कोर्ट के जो इस पे एक ऑर्डर आया है, तो दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर अ कंट्री पाकिस्तान एज वेल एज जो भी क्रिप्टो में इस वक्त काम करें। क्योंकि देखिए बात सारी ये है कि हम जब क्रिप्टो की बात करते हैं तो क्रिप्टो में काफ़ी दफ़ा लोग जो है तो इसको हाईलाइट करते हैं इलीगल इशू। रब्ता करने की कोशिश करते हैं हम दोबारा बादशाह से। डिजिटल करेंसी क्रिप्टो की मांग और अहमियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और अब मुल्की अदालतों ने क्रिप्टो करेंसी को कौमी ज़ाब्ते के तहत लाने का हुक्म भी दे दिया है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने भी अदालती मावनीन और मुतालिका महकमों के वकला से जवाब तलब कर लिया है। जबकि वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद ख़ान कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन के लिए कोशिशें की जा रही हैं, इक़दाम उठाए जा रहे हैं। अब देखना ये कि क्या रेगुलेट कर सकती है हुकूमत इसको या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम मुल्की अदालतों ने क्रिप्टो करेंसी को कौमी ज़ाब्ते के तहत लाने का हुक्म दे दिया है और लाहौर हाई कोर्ट ने भी अदालती मावनीन और मुतालिका महकमों के वकला से जवाब मांग लिया है। क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन के लिए कोशिशें की जा रही हैं और इस सिलसिले में कानूनी माहिरीन से भी राय तलब की जा रही है। एक बार फिर बात कर लेते हैं इबाद शाह से। इबाद, आपको लगता है कि रेगुलेट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी को? जी बिल्कुल, इसको रेगुलेट हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी सारी डिस्क्रिपेंसीज है, उसको अगर हम लोग वो कर लेते हैं, किसी तरीके से एंटरटेन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जितने भी यूजर्स लॉग इन साइन अप करते हैं क्रिप्टो वॉलेट करने के लिए, तो उसके लिए हम लोगों के पास एक अपना एक एक्सचेंज होना चाहिए। उस एक्सचेंज के थ्रू हम लोग जितनी भी क्रिप्टो की ट्रेडिंग है उसको फिर हम लोग मॉनिटर करें। जैसे हम लोग बैंक अकाउंट के लिए अपने यूजर्स या अपने कस्टमर से जितनी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, इसी तरीके से क्रिप्टो के लिए भी हमें ये इनिशिएटिव करने पड़ेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ डिपेंड करती है कि आप इसके अगेंस्ट क्या रिक्वायरमेंट, इसके अगेंस्ट क्या रेगुलेशन लेके आ रहे हैं। उसके साथ साथ फिर हमें टैक्स के मामला को भी देखना पड़ेगा कि हम लोग इसमें टैक्स कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, इसमें कोई फाइनेंशियल फ्रॉड या जैसे FATF ने हम पे काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। उसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये भी है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो कुछ ऐसे क्लॉजेस है जो कि जिसकी वजह से FATF के काफ़ी सारे हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी। तो हमें क्रिप्टो के केस में भी ये चीज़ बड़े जो है तो तरीके से बड़े उसको केयरफुली देखना पड़ेगा कि क्या इसकी वजह से हम कोई न्यू ऐसे इरेगुलरिटीज़ तो इंट्रोड्यूस नहीं करें जिसकी वजह से जो ऑब्वियसली जो भी बंदा होगा जिससे इसको फ़ायदा लेना होगा वो फिर इसका फ़ायदा उठा के इसको फिर एक्सप्लॉइट करे। ठीक है, इबाद ये बताइएगा कि अगर क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में रेगुलेट हो जाती है तो इसकी वैल्यू पर क्या इफेक्ट्स आएंगे? सॉरी, आप क्वेश्चन जरा रिपीट कीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन की जो बात की जा रही है पाकिस्तान में, अगर ये रेगुलेट हो जाती है तो फिर जो इसकी वैल्यू है उसके बारे में मैं आपसे जानना चाह रही थी। देखिए जी, क्रिप्टो जैसे आप फॉर एग्जांपल मैंने आपसे एक चीज़ डिस्कस की कि देखिए क्रिप्टो जो है तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट ट्रेडिंग जो है तो वो एक लैंडस्केप है व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग। जैसे आप नॉर्मली स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग करते हैं और स्टॉक्स में जैसे आप स्टॉक खरीदते हैं बेचते हैं, इसी तरीके से क्रिप्टो में आप कॉइन्स खरीदते हैं और उन कॉइन्स को बेचते हैं। लेकिन थोड़ा सा फर्क इसमें ये है कि कॉइन्स के बेसिस पे आप आगे अपने रोज़मर्रा की चीज़ें भी खरीदारी भी उसमें कर सकते हैं। जैसे आउटसाइड पाकिस्तान आप काफ़ी सारे ऐसे ममालिक हैं जो क्रिप्टो के बेसिस में ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो के कॉइन्स के बेसिस पे वो जो है चीज़ें खरीद भी सकते हैं। सो इसी तरीके से अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान को देखते हैं और पाकिस्तान को अगर हम लोग अपने जहन में रख के सोचते हैं तो पाकिस्तान में इसके बहुत अच्छे असरात हो सकते हैं। क्योंकि देखिए इस वक्त अगर हम लोग कोई क्रिप्टो कॉइन खरीदते हैं तो किसी क्रिप्टो कॉइन को खरीदने के लिए हम अपनी करेंसी को एक्सचेंज करते हैं। जब उसको हम एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज करके फिर जब हम क्रिप्टो कॉइन खरीदते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो फॉरेन रिजर्व है तो वो वैसे ही पाकिस्तान से निकल जाता है। इस केस में होगा ये कि लेट्स से अगर हम अपना एक्सचेंज बनाते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं, अपने कॉइन बनाते हैं, तो होगा क्या कि जो हम लोग कॉइन खरीद रहे होंगे वो एक्चुअली हम लोग PKR में उसको पे करेंगे या पाकिस्तानी करेंसी में उसको पे करेंगे। अच्छा, तो फिर एक आम करेंसी में और क्रिप्टो में फिर फर्क क्या रह जाएगा? देखिए, आम जो करेंसी होती है वो इस वक्त हमारे पास रेगुलेट हो रही होती है थ्रू स्टेट बैंक।
ठीक है जी। और जो क्रिप्टो करेंसी हमारे पास अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास वो रेगुलेट नहीं हो रही। दूसरी चीज़ ये कि आपकी डिजिटल करेंसी है, ठीक है जी, इसको आप अपने एक पेपर पे भी इसको आप रख सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इसकी आपका QR कोड होता है, आपका एक वॉलेट होता है, आप उसको वॉलेट में भी रख सकते हैं। यू डोंट हैव टू कैरी जो है तो अपने जो पैसा है वो अपने वॉलेट में या अपने पास आपको 24 आवर्स अपने साथ रखना नहीं है। आप इसको किसी भी तरीके से कैरी कर सकते हैं। क्रिप्टो का एक ये जो एक बड़ी चीज़ और बड़ा फायदा है। इस बारे में आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।